माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 गणित विषय का यह प्रश्न पत्र आप जो देख रहे हैं वो भाग 2 है। भाग 1 में मैं 80 में से 48 अंक के प्रश्नों को करा चुका हूं। जो अधिक लंबा वीडियो होने के कारण मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए थे, अतः आप इस भाग को देखने से पूर्व भाग 1 को अवश्य देख लें। तो देखिए 12वां प्रश्न, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए मैं एक चित्र बनाता हूं। सबसे पहले एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है भाई। अब ये इसका केंद्र है O और इसकी त्रिज्या कितनी है 10, और इसकी कोई जीवा है जो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो मैं एक जीवा मान लेता हूं AB, और ये केंद्र पर समकोण अंतरित कर रही है। ठीक है भाई। तो ये कोण जीवा के द्वारा बनाया गया 90 डिग्री का कोण है। जीवा हमारी क्या है AB। तो OA त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और OB ये भी त्रिज्या है, इसलिए 10 सेंटीमीटर। तो इस जीवा के द्वारा बनाया गया जो लघुवृत्त खंड है, लघुवृत्त खंड कौन सा, ये जो मैं अंडर ये शेडेड कर रहा हूं, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, OA और OB जो त्रिज्याएं इनके द्वारा बनाया गया जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, उसमें से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम घटा दें तो लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं चलो यहां बिंदु एक P और मान लेता हूं। तो लघुवृत्त खंड APV का क्षेत्रफल आपको पता है सूत्र पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, और इसमें से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल मैं घटा देता हूं तो R स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ठीक है, मान रख दीजिए पाई। आप चूंकि स्पष्ट निर्देश है पाई का मान 3.14 लेना है, तो देखिए 3.14 इंटू R स्क्वायर अर्थात 10 का वर्ग, थीटा के स्थान पर 90 बटे 360 माइनस R स्क्वायर अर्थात 10 गुणा 10 बटे 2 साइन थीटा के स्थान पर 90 डिग्री। ठीक है भाई। तो 90 से 360 4 बार विभाजित हो जाएंगे, तो 3.14 का गुणा 100 से करेंगे, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, तो 314 हो जाएंगे बटे 4 माइनस ये 10 गुणा 10 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, और साइन 90 का मान होता है 1। अब 314 में 4 का भाग दे देंगे, 4 सत्ते 28 बचे 3 और 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20 माइनस 50 बराबर 28 दशमलव, या बराबर का निशान था भाई, चलो ये की बात है, यहाँ या का निशान नहीं लगाएं और बराबर का निशान लगा दें, तो 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक भाई, इसके दोनों छोरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 15 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, तो इसका भी मैं चित्र बना देता हूं। तो देखिए कैप्सूल बनाते हैं हम सबसे पहले। ठीक है भाई, ये कैप्सूल बनाते हैं और आप मैनेज कर लेना भाई थोड़ा चित्र। ये वृत्ताकार भाग है। ठीक है भाई, तो ये देखिए कहा ना कि इसके दोनों छोरों पर ये अर्धगोले लगे हुए दोनों सिरों पर। ठीक है, अब इसकी कुल लंबाई तो यहां से लेकर, मतलब यहां से लेकर और यहां तक इसकी जो टोटल लंबाई है वो
14 mm 14 मिलीमीटर है भाई। और इसका व्यास कितना है? 5 mm। व्यास का मतलब ये जो लंबाई यहां से लेके ये लंबाई है, ये 5 mm है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बेलन का व्यास और अर्धगोलों का व्यास कैसा है? बराबर। तो देखिए बेलन का व्यास, इसको ध्यान से रखना है, बराबर जो सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं, अर्धगोलों का व्यास ये दोनों बराबर है और ये 5 mm के बराबर है। ठीक है भाई, इसलिए त्रिज्या R कितनी हो जाएगी? 5/2 अर्थात 2.5 मिलीमीटर की। ठीक सर। अब मैं बेलन की लंबाई निकालना चाहूं तो बेलन की लंबाई जो इसकी ऊंचाई कहलाएगी h, वो कितनी होगी भाई? देखिए 14 तो टोटल है। अब ध्यान रखना भाई, यहां से लेकर यहां तक ये अर्धगोले की त्रिज्या हुई और यहां से लेकर ये अर्धगोले की त्रिज्या हुई, तो ये 2.5 और ये भी 2.5। तो दोनों साइड को 2.5 जाएंगे, तो 14 में से 2.5 और 2.5 जाएंगे, इसका मतलब 14 - 5 बराबर 9 mm रह जाएगी बेलन की लंबाई। पूछ क्या रहा है? इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा भाई? किसके बराबर होगा? एक तो ये जो बेलन है यहां से लेके यहां तक, ये तो बेलन हुआ, तो बेलन का तो वक्र पृष्ठ हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ। और दोनों सिरों पर क्या रखे हुए हैं? अर्धगोले। तो देखिए एक अर्धगोला, ये जो अर्धगोला है, और एक अर्धगोला ये, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 × अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 है, तो 2 का गुणा कर दीजिए, का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πRh और प्लस 2 × एक अर्धगोले का क्या होता है? 2πr²। आप ये मत कह देना कि सर 3πr² होता है। बिल्कुल 3πr² होता है, लेकिन तब उसको यूज करते हैं जब वो स्वतंत्र होता है। जैसे अलग से होता, बेलन नहीं होता, तो 3πr² लिखते। ठीक है, अब ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों अंदर हैं इसके, इसलिए 2πr² इसका इस्तेमाल करेंगे भाई। तो 2πr², तो देखिए 2πr मैं यहां से कॉमन निकाल देता हूं, तो 2πr कॉमन निकाल दिया, यहां से h प्लस और यहां से 2r बचा। तो अब मान रख देते हैं 2 × 22/7 और r के स्थान पर क्या रख देंगे? 2.5 और h के स्थान पर देखिए बेलन की लंबाई 9 प्लस 2 × r अर्थात 2.5 का दुगना, मैं 5 लिख देता हूं। तो देखिए 2 × 22/7 × 2.5 × 9 और 5 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो 2.5 दूनी 5 दूनी 10। इसका मतलब कितना आ गया भाई? चलिए यहीं लिख देता हूं, 22 × 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 220 वर्ग मिलीमीटर mm²। ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। अब चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना देखिए 2 × 2.5 5, 5 × 2 10 और 22 × 10 220 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, mm²। अब अगले प्रश्न पर चलिए। यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात करना है। तो पहले मैं इन संख्याओं को ऐसे लिख देता हूं, देखिए
3 4 5, कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए यहाँ x और यहाँ f, तो 3 5 7 9 11 13, इनकी बारंबारताएं दी गई हैं 6 8 15 p 8 और 4। अब आप ये एक्स आई मान लें, इसको एफ आई मान लें, तो एफ आई एक्स आई। ठीक है, चर के मान में उसकी बारंबारता का गुणा कर लेते हैं हम। तो चलिए पेन का कलर चेंज ही कर लेता हूँ, कोई ढंग का कलर मिल जाए तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो देखिए 3 छिंगी 18, 8 पंजे 40, 15 सत्ते 105 और ये 9p 11 8 88 और 13 चौका 52। अब जोड़ दीजिए, देखिए सिग्मा एफ आई करेंगे मतलब एफ आई एक्स आई, तो इसको जोड़ना पड़ेगा हमें इस तरह से। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, तो देखिए 88 और 52 140 145 और दोबारा जोड़िए, सॉरी 52 88 140 140 और 105 245 285 और 18 303, तो 303 प्लस 9p। ठीक है, तो ये तो हुआ सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब बारंबारताओं का योग भी करते हैं हम इसमें। तो देखिए सिग्मा एफ आई बराबर 6 और 8 14 29 और 8 37 प्लस 4 41 41 प्लस p। ठीक है, 8 4 12 27 8 35 और 6 41। तो अब देखिए माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब माध्य यहां दिया गया है कितना, 7.5 दिया गया है, तो इसके स्थान पर रख दीजिए 7.5 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई के स्थान पर रखिए 303 प्लस 9p बटे, और सिग्मा एफ आई अर्थात बारंबारताओं के योग की जगह लिखिए 41 प्लस p। अब बजगुणा कर दीजिए, तो देखिए 303 प्लस 9p बराबर, इसका गुणा करेंगे तो गुणा करके देखिए भाई, यहां गुणा कर ले भाई 41 गुणा 7.5, तो 5 एकन 5 और 5 चौका 20, तो 7 एकन 7 7 चौका 28 5 7 और ये 307.5 307.5 प्लस 7.5p, पक्षांतरण कर दीजिए 9p माइनस 7.5p बराबर 307.5 माइनस 303। तो देखिए कितना बचेगा भाई, ये बचा 1.5p बराबर, और 307.5 से जाएंगे 303, तो ये 4.5, इसका मतलब p बराबर 4.5 बटे 1.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो ये कितना मान आ गया 3। अतः p बराबर 3। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सॉरी, दो सिक्कों को उछालने पर तो देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर इनकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए यहां मैं चित्त के लिए, चित्त का मतलब होता है हेड, मैं एच इस्तेमाल करूंगा। पट, पट का मतलब टेल होता है, और इसके लिए मैं टेल। देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, तो कुल अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं 4, क्योंकि एक सिक्कों को उछालने पर
दो संभव परिणाम कितने होंगे? 2। और अब आप जानते हैं कि भाई एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या होती है 2, क्योंकि वो आइदर टेल आएगा और हेड आएगा। इसी तरह अगर दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो संभावित परिणामों की कुल संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, 4 कौन कौन से हो सकते हैं भाई? तो देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होती है? 4। वो 4 क्यों होती है भाई? दोनों हेड आ सकते हैं, पहले का हेड आए दूसरे का टेल आ सकता है, पहले का टेल आए दूसरे का हेड आ सकता है, या दोनों की टेल टेल आ सकती है। यही दोगे। अब क्या पूछ रहा है कि उसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक हेड प्राप्त हो। अब कम से कम एक चित्त के अनुकूल, मतलब किसी घटना के घटित होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई? देखिए, क्या संभावना हो सकती है कि हो सकता है कम से कम एक चित्त आना चाहिए। दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला गया, हो सकता है दोनों ही हेड आ जाएं, हो सकता है पहले का हेड आए दूसरे का टेल आ जाए, कम से कम एक हेड आ गया भाई। हो सकता है पहले का टेल आए दूसरे का हेड आ जाए। यही तो संभावित परिणाम हो सकते हैं। दोनों की टेल आएगी तो वो गलत है, क्योंकि एक बार हेड आना जरूरी, एक बार चित्त आना जरूरी है। तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3। अतः प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता किसकी? कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो अभीष्ट प्रायिकता, तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, इसको मैं PH से व्यक्त कर दूं तो वो किसके बराबर होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 4। और यही हमारा क्या होगा? आंसर 3/4। ठीक है भाई। अब खंड सा पर पहुंचते हैं। आपको पता है खंड सा और दा, पिछली बार तक क्या था कि केवल खंड जो दा आता था, आपका खंड डी आता था, उसमें ही आपको विकल्प मिलते थे सरल करने के, अर्थात अथवा का प्रश्न दिया गया होता। लेकिन इस साल से क्या परिवर्तन किया है कि सेक्शन सी अर्थात खंड सा और खंड दा ये कहें या आपके डी कहें, उन दोनों में ही आपको विकल्प मिलेगा, अर्थात अथवा का प्रश्न मिलेगा। तो आपके तो 100 में से 100 अंक प्राप्त करने की जो आपकी प्रायिकता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहला जो आएगा वो आपके स्टैटिक्स में से आएगा, सांख्यिकी में से आएगा। 16वां जो प्रश्न है, आप ध्यान रखना जैसे मैंने प्रश्नों का संकलन किया है उसी के अनुसार उसी रूप में प्रश्न आपको मिलेंगे। हो सकता है संख्याएं आपको कुछ बदली हुई मिले, तो संख्याओं के बदलने से कोई ज्यादा आप पे प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो आप अच्छी तरह से ढंग से तैयारी कर लें इस मॉडल पेपर के आधार पर। तो अब देखिए 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाया गया है। पग विचलन विधि से माध्य व्यय ज्ञात करना है। आपको स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करना है, पग विचलन विधि का प्रयोग करना है। इसमें ये आंकड़े दिए गए और दूसरा माध्य का प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले मैं पहले प्रश्न को हल करता हूं भाई। आपके लिए माध्य निकालना है पग विचलन विधि से। जो ये आंकड़े आपको क्षैतिज में दिए गए उनको मैं वर्टिकल रूप में सारणी में जमा लेता हूं। तो देखिए दैनिक व्यय 100, 150, 150 से अर्थात वर्ग अंतराल
50 का दिया गया है, 100 से शुरू होकर कहां तक 350 तक, और परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2 है। तो मैं समय बचाने की दृष्टि से और पहले ही इसको लिख लिया है, टाइप कर लिया है किस पर, आईपैड पर मेरी। तो देखिए वर्ग ये दिए गए, ये बारंबारता आपकी दी गई है। तो सबसे पहले मुझे माध्य जब निकालना, देखिए ध्यान रखना, जब वर्ग दिए गए हों तब माध्य निकालने के लिए सबसे पहले माध्य बिंदु निकालना पड़ता है, अर्थात जो वर्ग दिया गया होता है उसका मध्य बिंदु निकालना होता है। तो देखिए मध्य बिंदु या मध्यमान, ठीक है भाई, और इसको किससे व्यक्त करते हैं हम, एक्स से, ठीक है। तो एक्स आई, आई का मतलब आइटम नंबर, इस तरह से ना चलते जाते हैं ना, 1 2 3 4। तो देखिए 100 और 150 का मध्य क्या होगा, आप 100 और 150 को जोड़िए, 2 का भाग दे दीजिए, तो 250 में 2 का भाग देंगे 125। वैसे भी आप सरल कर सकते हैं कि 100 और 150 में कितने हैं, 50 हैं, 50 का आधा कर दीजिए तो 25। तो आप निम्न सीमा में 25 जोड़ सकते हैं या ऊपर सीमा में से 25 घटा सकते हैं, ठीक है, तब भी 125 ही आएगा। कैसे ही कर लेना, या तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दीजिए, या जितने का वर्ग अंतराल है उसका आधा करके या तो निम्न सीमा में जोड़ दीजिए, ऊपर सीमा से घटा दीजिए। अब चूंकि इन सब में अंतर 50-50 का है, तो 50-50 125 में आप जोड़ते चले जाइए, ठीक है। तो अब 175, 225, 275, 325। दूसरी विधि यह थी कि आप 150 और 200 को जोड़ते, 350 को आधा करते, फिर 200 और 250 को जोड़ते, 450 को आधा करते, ठीक है। आप ऐसे करते चले जाइए। अब उसके पश्चात क्या निकालते हैं, चलिए कलर में चेंज ही कर लेता हूं भाई, आनंद नहीं आ रहा है। अब निकालते हैं हम इसमें UI, ठीक है, और इसका सूत्र क्या है, x माइनस ए बटे h, यही है ना भाई। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक x में से, सामान्यतः बीच में से, उसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं ना। तो चलिए मैं 225 को a मान लेता हूं, कल्पित माध्य, एज्यूम्ड, ठीक है। तो अब 225 से को घटाना है प्रत्येक में से। तो देखिए पहले 125 में से 225 को घटाएंगे और जो वर्गंतराल है 50 का उसमें भाग देंगे। इस चक्कर में आप मत पड़ो, उसका सबसे सरल तरीका क्या है, जो आपने एज्यूम्ड माना है उसके आगे 0 लिख दीजिए, ऊपर माइनस की गिनती और नीचे प्लस की गिनती, ठीक है। ध्यान रखना, अगर ऊपर से नीचे बढ़ते क्रम में है तो, और अगर घटते क्रम में तो ऊपर प्लस की गिनती आएंगी, नीचे माइनस की गिनती आएंगी, समझ में गए ना। जो माना है उसके आगे 0, ऊपर माइनस की गिनती, -1, -2, नीचे +1, +2। क्योंकि आप करके देख लीजिए, 125 x के स्थान पर -225, ठीक है भाई, माइनस के कितने बचे 100, और उसमें वर्गंतराल 50 का अगर भाग देंगे तो -2 ही आएगा ना। कहीं करके देख लीजिए, 275 में करके देख लीजिए, 275 से 1 घटाइए, 50 बचेंगे, और 50 में 50 का भाग देंगे तो 1 आएगा। आपको सरल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पश्चात क्या करते हैं हम, क्या करते हैं भाई, जो ये आया UI, इसमें FI का गुणा करते हैं। तो देखिए FI इंटू UI, तो देखिए गुणा कीजिए, 4 गुणा -2 -8। ध्यान रखना, x से गुणा मत कर देना, गलती यहां करते हैं, कहीं 125 गुणा -2 कर दें अब ना। तो देखिए 5 गुणा -1 -5, 12 गुणा 0 0, 2 गुणा 1 2, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे भाई, सिग्मा FI अर्थात माइनस वाले कितने हुए, -13, प्लस के कितने हुए 6, तो -13 से 6 घटाइए तो -7, ठीक है। और साथ में बारंबारताओं का योग तो निकालना ही है, सिग्मा FI, और वो कितना है, 4 5 9, 9 और 12 21, 21 और 4 25, ठीक है। अब सूत्र लिखिए भाई समांतर माध्य का,
या माध्य का सूत्र क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए अर्थात जो आपने एज्यूम किया था कि भाई ये हमारा कल्पित माध्य है, कितना था 225। आप 175 को भी मान सकते थे, आप 275 को भी मान सकते थे, पर सामान्यतः जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है और जो मध्य में होता है उसको मानना अच्छा रहता है। आंसर वही आता है, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप सोच सकते थे सर हम तो 175 को मानते, तो वो भी सही है, पर सामान्यतः क्या करते हैं 20 से माने मध्य का जो वो, जैसे 2 ऊपर है या 2 नीचे हैं, और बारंबारता भी इसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो एक स्थान पर कितना रखूंगा भाई 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की जगह -7 बटे सिग्मा एफ आई की जगह 25 गुणा एच, एच कितना है हमारा 50। तो देखिए 25 दूनी 50, तो देखिए 225 -7 दूनी 14, घटा दीजिए तो कितने हो जाएंगे 211। ये हमारा माध्य आ गया भाई आंसर। ठीक है, कितना आ गया 211, अर्थात औसतन एक परिवार 211 रुपए व्यय करता है। यही तो पूछ रहा है, माध्य निकालना है। तो परिवारों का जो माध्य व्यय है यहां लिख देता हूं, अतः परिवारों का माध्य व्यय कितना है 211 रुपए। ठीक है, वैसे माध्य क्या होता है, औसत ही तो होता है। अब देखिए अथवा में जो दिया गया प्रश्न था माध्य ज्ञात करना, माध्य का मतलब मीडियन, मीडियन का मतलब माध्य का अर्थात बीच का अंक निकालना है। तो देखिए इसमें वर्ग 10 से शुरू होकर 25, 25 से 40 और कहां तक है 100 तक, और बारंबारता ये दी गई है। इसको भी मैं सारणी में ऐसे लिख लूंगा, क्योंकि ध्यान रखना देखिए जब वर्ग दिए गए हों तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं x, अर्थात वर्ग का मध्य मान निकालते हैं। लेकिन माध्यिका के लिए क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, वहां मध्य मान की जरूरत नहीं है। और बहुलक में कुछ नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट सब सर्वाधिक बारंबारता देख के बहुलक वर्ग निकालिए और सीधे सूत्र लगाइए। ध्यान रहेंगे ना, माध्य निकालने के लिए वर्ग का मध्य मान निकालिए। माध्य का अर्थात माध्यक दिया गया हो तो सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी अर्थात CF बनाइए, मध्यमान निकालने की जरूरत नहीं है, और बहुलक को सीधे सूत्र लगाइए। ठीक है, तो देखिए यहां ये मैंने वर्ग लिख लिए हैं, इनकी संगत बारंबारताएं लिख ली हैं। अब मुझे क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। संचयी बारंबारता जानते हैं, बारंबारताओं को क्रमिक रूप से जोड़ते चले जाइए बढ़ते क्रम में। तो देखिए 6 जेड बनाती हुई आप ऐसे मान लीजिए, तो देखिए जेड में यहां बनाऊंगा इस तरह से, तो 6, फिर जेड कैसे बनेगा यूं 20, 6 को 20 से जोड़िए 26, 26 को 44 से जोड़िए 70, 70 को 26 से जोड़िए 96, 96 को 3 से जोड़िए 99, और 99 में 1 जोड़िए 100। तो अंतिम जो CF वाला टर्म आती है उसको कहते हैं एन, अर्थात बारंबारताओं का योग कितना हो गया 100। देखिए ये जो बारंबारताएं दी गई हैं 6, 20, ये सब इनका जोड़ कितना है 100। अब क्या करते हैं भाई, हम यहां देखिए इनको रट लीजिए आप, n/2 करके देखते हैं, अर्थात 100/2 बराबर 50। तो देखिए अब क्या लिखेंगे कि 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता सारणी में देखिए क्या है भाई, संचयी बारंबारता कोट कितनी है 70 है भाई, और जो किस वर्ग की है 40 से 55 वाली की 70 है, जो कि वर्ग 40 से 55 की है, अतः माध्यक वर्ग अर्थात माध्यिका के वर्ग की हमें पता चल गया कि माध्यिका 40 से ज्यादा है 55 से कम है। ठीक है भाई, अब चलिए कलर और चेंज कर लेते हैं। अब
हमें पता लग गया। तो अब माध्यिका का सूत्र लगा दीजिए सीधे सीधे। तो m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ये सूत्र होता है। L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए माध्यक वर्ग की पता लग गया, 40 से 55 है, इसकी निम्न सीमा क्या है? 40। तो L का मान भाई कम से कम 40 तो रहेगा ही। किसका? माध्यक का मान 40 से ज्यादा होगी, 55 से कम होगी। तो 40 प्लस कोष्टक n/2 निकाला ही थी 50 माइनस ये CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। देखिए 50 से ठीक ज्यादा तो हमने देख लिया, ठीक कम भी तो होना चाहिए। तो माध्यक वर्ग ये था, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या है? 26। तो 50 माइनस 26 बटे F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, अर्थात माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है? 44 गुणा H वर्गंतराल, ये निकालिए 10, 25, 40, 15 का है। कितने का? 15 का। तो देखिए निकालिए 40 प्लस कितना हुआ? 50 से 26 गए तो भाई 24 बटे 44 गुणा 15, तो 4 छिक्की 24, 11 चौका 44। अब नहीं कट रहे हैं भाई, तो m बराबर 40 प्लस 15 छिक्की 90, 90 बटे 11, तो 40 प्लस 90 में 11 का भाग दे दें तो 11 8 88। ठीक है भाई, बचे 2, 11 एकन 11 बचे 9 और 11 8 88। आप जोड़ भाग दोबारा कर लेना भाई। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 48.18। दोबारा से आप गुणा भाग करके देख लेना, अगर कोई गलती हो तो उस हिसाब से सुधार लेना भाई। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न 17 पर भाई। देखिए अत्यधिक सर्दी होने के कारण थोड़ा सा ऐसा आपको लग रहा होगा, क्योंकि गला हो जाता है भाई। देखिए किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं भाई, ऐसे है ना। और अथवा में क्या है? एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो आप सोच रहे होंगे कि नीचे वाला सरल है, ठीक है, अथवा वाला, और ऊपर वाला थोड़ा कठिन है। तो चलिए कठिन वाले को हम करके देखते हैं और सरल वाले को देखते हैं, बताएंगे या नहीं। तो देखिए मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ठीक है भाई। तो देखिए एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। अब आपको पता ही है कि चौथा पद क्या होगा? a प्लस 3d। आप देखो प्रश्न क्या दे रखा है कि A4 प्लस A8 बराबर 24। ठीक है। और आगे क्या दे रखा है कि A6 प्लस A10 कितना है? 44। तो देखिए A4 का मतलब A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब A प्लस, भाई चौथा पद क्या होता है? A प्लस 3D, 15वां A प्लस 14D, 10वां A प्लस 9D, भाई n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो देखिए चौथे पद की जगह क्या लिख देता हूं? A प्लस 3D प्लस 8वें पद की जगह A प्लस 7D बराबर 24, या ये 2A प्लस 3D और 7D 10D बराबर 24। अब 2 इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, तो A प्लस 5D बराबर 12। ये समीकरण 1 हुआ भाई। ठीक है। अब इसी तरह इसको निकाल लीजिए भाई। A6 की जगह A प्लस 5D
ए 10 की जगह ए प्लस 9d बराबर 44। तो देखिए 2a प्लस 14d, 9 और 5 14 बराबर 44। 2 कॉमन इसमें भी निकाल दीजिए, a प्लस 7d बराबर 44, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं भाई? देखिए, चलिए कलर चेंज कर देते हैं फिर, कि a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण 1। 2 को इसके नीचे लिखिए, a प्लस 7d बराबर 44, नहीं 44 में 2 का भाग भी देना है, 22, ये 22। ठीक है भाई, ये समीकरण 2, क्योंकि 2 तो कॉमन निकाल दिया था भाई हमने, 22। तो अब देखिए माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट ही जाएंगे, माइनस के साथ प्लस के 5, तो माइनस के 2d बराबर, माइनस के 22 से 12 गए तो माइनस के 10, इसका मतलब d बराबर आ गया 5। d का जब मान आ गया तो भाई समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से a बराबर 12 माइनस 5d, इसका मतलब 12 माइनस 5 और d की जगह 5, तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 25, इसका मतलब माइनस के 13। ठीक है भाई, तो प्रथम पद आ गया माइनस 13 और सारवंतर आ गया 5। पूछ क्या रहा है? एपी के प्रथम 3 पद, अतः एपी के प्रथम 3 पद क्या होंगे भाई? ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो ए कितना है? माइनस 13, फिर माइनस 13 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 8, फिर 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 3। ये प्रथम 3 पद इसके आ गए भाई। वैसे भी देख लेना, माइनस 13 प्लस 2 गुणा 5 तो माइनस के 3 आ जाएंगे। आप इसमें देख लेना भाई। इसी तरह आप दूसरे प्रश्न को भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि एपी का 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद 38 है। कैसे समीकरण बनाएंगे? a प्लस 10d बराबर 38 और 16वां पद a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 1 और 2 को घटा देना, a का मान d का मान निकलेगा इसी तरह जैसे यहां निकाला है, और फिर d का मान समीकरण 1 में रख देना, a का मान आ जाएगा। फिर निकालना 31वां पद, अर्थात सरल हो जाएगा ना, a प्लस 30d। अरे मैं निकाल देता हूं, चलिए मैं यहां निकाल देता हूं यार। इसको क्या दिया गया है? 11वां पद 38 है, इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस 10d बराबर 38 और 16वां पद अर्थात a प्लस 15d बराबर 73। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो देखिए माइनस के 5d बराबर, तो माइनस के 35 बचे, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो a बराबर 38 माइनस 10 गुणा 7, तो 38 माइनस 70 बराबर माइनस के 32। प्रथम पद हो गया माइनस के 32 और पूछ क्या रहा है? 31वां पद, अतः a 31 बराबर क्या होगा? a प्लस 30d, a प्लस n माइनस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a का मान माइनस 32 प्लस 30 और d की जगह पर क्या है? 7। तो देखिए माइनस 32 प्लस 210, 210 में से माइनस 32 घटा दीजिए तो 178, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। आप देख लेना कैलकुलेशन करके दोबारा से कि 210 में से 30 जाएंगे 180 और 2 और घटाने तो 178 आ जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18।
तो देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तथा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। और अथवा में बिंदुओं -3-10 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1-6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, पहला दो बिंदु है हमारे पास, ये देखिए, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसके निर्देशांक 1 और -5 है, और B है जिसके निर्देशांक 4 और 5 है। और मान लीजिए इस जगह पर ये x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है, इसको वैसे खड़ा मानते और फिर x अक्ष मान लेते, चलो मान लेते हैं, ये बिंदु P है, बिंदु P पर x अक्ष से विभाजित होता है, जिसके निर्देशांक क्या होंगे भाई, x अक्ष पर आप देखिए x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो इसके निर्देशांक मान लेता हूं मैं x और 0, और मान लेता है कि वो किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो देखिए, अगर P के निर्देशांक x y होते और इनके निर्देशांक A के निर्देशांक क्या होते, x1 y1, और B के निर्देशांक x2 y2 होते और ये m1 m2 अनुपात में विभाजित करता, तो आपको पता ही है कि x y के मान कैसे निकालते हैं भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y का मान कैसे निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी सूत्र से निकालते हैं ना भाई, कैसे निकालते हैं, ये m1 का गुणा दूर वाले से, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इसी तरह m1 y2 और m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो देखिए, अब इसमें से किसको निकालते हैं, उसको निकालते हैं जिसका निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। 0 वाले को निकालने में सरलता होती है, तो 0 कौन सा है, y वाला है, तो y वाले को निकाल दीजिए भाई। तो देखिए, 0 बराबर m1 y2, तो m1 और y2 का मान कितना है, 5, अर्थात दूसरे बिंदु का y वाला निर्देशांक, प्लस m2, ठीक है, y1 अर्थात पहले का y कितना है, -5 बटे m1 प्लस m2, बचगुणा करेंगे तो देखिए 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0, अर्थात 5m1 बराबर 5m2, इसका मतलब m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 5, अर्थात 1 बटे 1। इसका मतलब क्या है कि इसको 1:1 में विभाजित करता है, कितने इसमें विभाजित करता है, 1:1 में विभाजित करता है। चलिए यहां लिख देता हूं जगह बचाने के लिए, अतः P बिंदु A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करता है। अब वो क्या पूछ रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकाल लिए, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकाल देंगे भाई। अब देखिए x का मान निकाल लेते हैं भाई, विभाजन बिंदु, क्योंकि इसके निर्देशांक क्या मान लेते हैं मैंने, x और 0, दूसरा तो 0 है ही, तो x का मान निकाल लेते हैं। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो x बराबर क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही है ना। तो देखिए m1 और m2 की जगह तो 1 रखेंगे, तो देखिए 1 इंटू x1 क्या है 1 प्लस m2 की जगह 1, सॉरी नहीं, और ये कितना है -4, क्योंकि दोनों
भाई एक एक है तो बटे 1 प्लस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 बटे 2 अर्थात -3 बटे 2। अतः P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, x और 0 थे ना, तो -3 बटे 2 और 0 ये हो जाएंगे ना भाई। ये अथवा वाला प्रश्न देखिए, -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, -3, 10 और 6, 8। तो देखिए यहां दूसरा प्रश्न में, चलिए दूसरे कलर से कर देता हूं जिससे कोई समस्या नहीं हो। जैसे ये कोई रेखाखंड है भाई, इसमें ए बिंदु है और ये बिंदु बी है। इसके देखिए दोबारा से देख लेते हैं, -3, 10, एक के निर्देशांक -3 और 10 हैं, दूसरे के 6 और -8 हैं, और इसको कोई बिंदु P है जो किस अनुपात में विभाजित करता है, नहीं सॉरी, उस रेखाखंड को बिंदु -1 और 6, इसके निर्देशांक दिए गए हैं -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए मान लेते हैं भाई, देखिए M1 M2 मान लीजिए, या M1 और M2 का अनुपात K मान लेते हैं। चलिए दूसरे तरीके से बता देता हूं आपके, माना बिंदु P रेखाखंड AB को K/1 में विभाजित करता है। M1 M2 की जगह में क्या मान लेता हूं, K/1, तो इधर को तो K हो जाएगा, इधर को 1 हो जाएगा। अब सूत्र वही रहेगा, आपको पता ही है ना, अगर P के निर्देशांक x और y हों तो इनको कैसे निकालते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये तो x की वैल्यू निकालते हैं इस तरह से, और y की कैसे निकालते हैं, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये सूत्र आपको लिखने पड़ेंगे भाई। तो देखिए अब माइनस P के निर्देशांक तो निकल रहे हैं ना, -1 और 6 बराबर M1 के स्थान पर K लिख देता हूं, K इंटू x2 का मान कितना है 6, प्लस M2 की जगह क्या है 1, और x1 के स्थान पर कितना है -3, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 अपॉन M1 प्लस M2 अर्थात K प्लस 1 कोमा M1 की जगह K और y2 के स्थान पर कितना रखूं -8, प्लस M2 की जगह 1 और y2 के स्थान पर कितना लिखूं 10 बटे K प्लस 1। अब इनकी तुलना कर दीजिए कि देखिए सरल कर दीजिए प्रथम की, जैसे ये 6K -3 बटे K प्लस 1 का मान कितना होगा -1K, तथा -8K प्लस 10 अपॉन K प्लस 1 का मान किसके बराबर होगा 6। किसी भी चाहे इससे चाहे इस वाले से आप सरल करके K का मान निकाल लीजिए, बराबर ही आएगा। तो देखिए इसको सरल करें तो बजगुणा कर दीजिए, 6K -3 बराबर -K -1। तो देखिए पक्षांतरण कीजिए, 6K और ये K इधर को आएगा तो 7K बराबर -1, और ये 3 इधर को जाएगा तो प्लस बराबर 2। तो K का मान कितना आ गया 2/7 आ गया। यहां से निकाल के देखिए 2/7 ही आता है क्या, -8K प्लस 10 बराबर 6K प्लस 6। तो देखिए -8K -6K बराबर 6, और ये 10 इधर को जाएंगे तो -K, तो -14K बराबर -K 4। तो K बराबर 4/14 अर्थात 2/7, वही आ गया ना। अतः
बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में, K/1, यही माना था ना भाई, किस में विभाजित करता है, K/1, अर्थात K के स्थान पर कितना रख दूं मैं, 2/7/1। अब इसको सरल अनुपात में व्यक्त करेंगे तो 7 का दोनों अनुपातों में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/7 में विभाजित करता है। ठीक है भाई, तो सरल है ना प्रश्न। अब चलिए प्रश्न संख्या 19 देखिए, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है भाई, देखिए ये प्रमेय है, तो प्रमेय में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं, कोई एक वृत्त बनाते हैं, बना दिया भाई। इसका ये केंद्र है, इस केंद्र से कोई दूरी है मान लेते हैं, और इस पर कोई बिंदु P है, और इससे बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं ये खींची गई भाई। एक और खींच देते हैं, चलिए हाँ, और इसको केंद्र से यहां मिला देते हैं, और इस वाले को भी इस बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है भाई, तो अब ये बिंदु P था, केंद्र O था, इससे P एक स्पर्श रेखा खींची गई और एक PV स्पर्श रेखा खींची गई। तो देखिए ये तो सिद्ध करना था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो देखिए क्या दिया है, प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हम लिखते हैं दिया है। आपको पता है कक्षा 9 से आपको आदत है, क्या दिया गया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इस पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। एक वृत्त पर ठीक है। अब नंबर 2 पे लिखना पड़ता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है, अर्थात PA बराबर PV, ये सिद्ध करना है। नंबर 3 रचना लिखते हैं। रचना में क्या करते हैं, मैंने पहले ही कर दी रचना, OP को मिलाया, OP को मिलाया क्योंकि वो दिया गया नहीं था। अब चौथे पॉइंट पर लिखते हैं उपपत्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी के नंबर सबसे ज्यादा होते हैं भाई आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहां आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज, OAP, तो देखिए त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में आपको क्या क्या बराबर, क्यों, क्योंकि भाई देखिए मुझे दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है, PA और PB। दो भुजाओं की लंबाई कब बराबर सिद्ध करते हैं, जब दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको प्रश्नावली 6 से पता है त्रिभुज वाली से कि या तो आप तीनों भुजाओं को बराबर कर दीजिए, या दो भुजा और एक कोण को बराबर कर दीजिए, या एक भुजा और दो कोण को बराबर करिए। तो देखिए इनमें क्या क्या बराबर है भाई, देखिए OA और OB बराबर है, भुजा OA बराबर भुजा OB। क्यों बराबर है भाई, OA और OB दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, चूंकि ये
एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है भाई। और दूसरी क्या चीज बराबर है, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये कोण 90 का और ये कोण 90 का। ठीक है भाई। तो कोण कौन सा, ओ ए पी, तो कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, दोनों समकोण है, दोनों समकोण है। दोनों समकोण क्यों है भाई, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है। और क्या है, ओपी जो रेखा है, ये ओपी रेखा आपको दिख रही है, ये दोनों में क्या है, ओवेनिस्ट है। तो देखिए भुजा ओपी बराबर भुजा ओपी, दोनों में ओवेनिस्ट है। अब चूंकि दो भुजा और एक कोण मैंने बराबर कर दिए, इसलिए भुजा भुजा कोण प्रमेय के अनुसार मैं क्या कह सकता हूं, अतः त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ बी पी के, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसलिए भुजा पी ए बराबर भुजा पी बी इति सिद्धम। ठीक है भाई। चूंकि ये बराबर है, सर्वांग सम है, तो भुजा पी ए और पी बी बराबर होंगी, और यही बात हमें सिद्ध करना था। अब देखिए अथवा वाले प्रश्न को और देखिए। वृत्त के परगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है भाई। अथवा वाला ये सवाल करना है, तो चलिए मैं लाइन खींच देता हूं इस तरह से। चित्र बनाते हैं भाई। इसके लिए एक वृत्त बनाया भाई, और स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है भाई। इस तरह से मैंने स्पर्श रेखाएं खींची। देखिए एक वृत्त के परगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, तो देखिए इसको मैंने ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी नाम दे दिया। चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। ठीक है भाई। अब मुझे क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी अर्थात ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है भाई, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये हमें सिद्ध करना है भाई। तो देखिए भाई बिंदु ए से देखिए दो स्पर्श रेखाएं खींच रही है ना। चलिए मैं कलर चेंज और करता हूं भाई। देखिए दो स्पर्श रेखाएं खींच रही है ना, एक तो एक इसको मान लेता हूं मैं क्या, पी, और इसको मान लेता हूं क्यू। तो ए पी और ए क्यू खींची गई। इसी तरह बी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, बी आर और बी पी। इसी तरह सी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, सी आर और सी एस। ठीक है। और हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। तो देखिए इसको हल इसका जो कर रहे हैं हम, या उपपत्ति, चूंकि
किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। लंबाई में समान होती हैं। अतः भाई लिख देंगे यहाँ, बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए पी और ए क्यू खींची गई हैं, इसलिए ये लंबाई में समान होंगी। अतः ए पी बराबर ए क्यू, समीकरण 1। इसी प्रकार बी पी बराबर हो, क्योंकि बी से दो स्पर्श रेखाएं बी पी और बी आर, समीकरण 2। इसी तरह भाई सी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, सी एस और सी आर, तो सी एस बराबर सी आर, ये समीकरण 3। और डी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, कौन सी भाई, डी एस और डी क्यू, तो डी एस बराबर डी क्यू, ये समीकरण 4। अब समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ दीजिए भाई। समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की चीजें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जोड़ेंगी और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड की तरफ जोड़ती हैं। तो देखिए ए पी प्लस बी पी प्लस सी एस प्लस डी एस बराबर ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस डी क्यू। ध्यान से देखिए, ए पी प्लस बी पी प्लस सी एस प्लस डी एस, ऐसे ए क्यू प्लस, है ना, ये जोड़ दिए। अब देखिए ए बी किसके बराबर है, ए पी प्लस बी पी, तो ए पी प्लस बी पी के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूं, ए बी प्लस, अब देखिए सी एस और डी एस, सी एस और डी एस किसके बराबर है, सी डी के बराबर, तो भाई यहां मैंने लिख दिया सी डी बराबर। अब देखिए ए क्यू, यहां देखिए ए क्यू प्लस क्यू डी या डी क्यू, तो देखिए ए क्यू और डी क्यू, इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी प्लस बी आर प्लस सी आर, बी आर प्लस सी आर, तो देखिए इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बी सी, और यही मुझे सिद्ध करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, तो यही मुझे सिद्ध करना था। इति सिद्धम। तो सरल सवाल है ना भाई। इस पर आगे मैं एक दूसरा पेपर और बनाऊंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, अर्थात एक प्रश्न भी बनकर इस पर आ सकता है। तो अब बात करते हैं खंडदा। आप जानते हैं आप कि खंडदा में निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, 20, 21, 22, 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 4 अंक का होगा। और खुशी की बात यह है कि प्रत्येक प्रश्न में आपको विकल्प मिलेगा, अर्थात अथवा वाला प्रश्न मिलेगा, तो पूरे अंक प्राप्त करने के चांस भी आपके बढ़ जाते हैं। तो देखिए 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग 0 100 अर्थात 100 वर्ग अंतराल है इसमें, और फिर ये कहां तक जा रहा है, 1000 तक जा रहा है। यहां वर्ग 200 से 300 की बारंबारता ज्ञात है, जिसको x नाम दिया गया है। इसी तरह जो वर्ग 600 से 700 का है उसकी बारंबारता भी यहां y दी गई है, अर्थात ये भी अज्ञात है। तो हमको इन दोनों अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात करना है, किसके आधार पर, कि इसका जो माध्यक है वो दिया गया है, निकाल के दिया गया है भाई, इसका माध्यक 525 है और बारंबारताओं का योग कितना है, 100 है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसकी संभावना सबसे ज्यादा है 4 अंक वाले में। फिर मैंने अथवा में माध्यक का ही प्रश्न रख दिया है, लेकिन आपको आएगा बहुलक वाला। अब चूंकि बहुलक वाला जो सवाल है
वो सरल होता है, सीधे सीधे सूत्र लगाइए, इसलिए मैंने बहुलक का यहां नहीं रखा है। चलिए मैं इसी प्रश्न में जो दूसरा अथवा वाला है इसी में माध्यक और बहुलक दोनों ही बता दूंगा, पर पहले प्रश्न तो देख लीजिए। तो प्रश्न क्या है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में दी गई है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में निरूपित किया गया है। तो देखिए यहां लंबाई मिलीमीटर में दी गई है 118 mm से 126 mm। तो देखिए दूसरा वर्ग 126 से शुरू नहीं हो रहा है, 127 से शुरू हुआ है। तो 127 से 135 दूसरा वर्ग है और 136 से 144 दूसरा है। तो यहां अब आप माध्यक का सीधे सीधे सूत्र नहीं लगा सकते, क्योंकि जो वर्ग है दिया गया वर्ग है वो सतत नहीं है, यहां ब्रेक है 126 और ये दूसरा 127 से शुरू हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करें? माध्यक और बहुलक निकालने के लिए आपको इन वर्गों को सतत बनाना पड़ेगा। तो चलिए दोनों प्रश्नों को मैं हल करके बारी बारी से आपको बता देता हूं, बने रहिए मेरे साथ, ध्यान से समझना। प्रश्न ऐसा ही आएगा, संख्याएं हो सकता है बदल जाए, ठीक है। तो चलिए जैसे जो पहला प्रश्न था उसको सबसे पहले करते हैं भाई। तो देखिए पहले प्रश्न में जो आंकड़े दिए गए थे ना, ये हॉरिजेंटल दिए गए, क्षैतिज रूप में दिए गए, तो मैं इनको वर्टिकल रूप में लिख लेता हूं और मैंने सरलता के लिए देखिए इनको लिख लिया है। अब आप जानते हैं कि जब माध्यक अर्थात माध्य का जब ज्ञात करते हैं तो हमें वर्ग के मध्यमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान रखना, जब माध्य निकालते हैं तो वर्ग का मध्यमान निकालते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन माध्यक अर्थात माध्य का ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे संचयी बारंबारता निकालिए, और बहुलक निकालने के लिए ना मध्यमान की जरूरत है ना संचयी बारंबारता की, सीधे सर्वाधिक बारंबारता देखिए, बहुलक वर्ग चुनिए, सीधे सूत्र लगाइए, सबसे सरल पड़ता है बहुलक। तो अब देखिए यहां मैंने वर्गों को इस तरह से लिख दिया है, यहां बारंबारता दी गई है, इनकी हमें क्या बनानी है, संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। संचयी बारंबारता का मतलब बारंबारताओं को इकट्ठा करता जाइए अर्थात जोड़ते जाइए। देखिए भाई अब बारंबारताओं को जेड बनाते हुए जोड़ते जाइए। तो कैसे जोड़ेंगे भाई, चलिए कलर में इसको चेंज कर देता हूं। तो देखिए पहले 2 का 2 आ जाएगा यहां, ठीक है। उसके पश्चात 2 और 5 7, फिर 7 में x जोड़ेंगे तो 7 प्लस एक्स, फिर 12 जोड़िए 19 प्लस एक्स, फिर 17 जोड़िए 36 प्लस एक्स, फिर 20 जोड़िए तो हो जाएंगे 56 प्लस एक्स। अब y जोड़िए तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ऐसा मत कर देना एक्स वाई। फिर 9 जोड़िए 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर 7 जोड़िए 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर 4 जोड़े 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखिए अंतिम जो पद होता है वो बारंबारताओं का योग होता है, क्योंकि हम बारंबारताओं को जोड़ते ही तो हैं। तो जो n हुआ अर्थात बारंबारताओं का योग हुआ अर्थात सिग्मा f, कुछ भी लिख दीजिए, सिग्मा f लिखिए चाहे n लिखिए, वो कितना आया है भाई, 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए कि पहले प्रश्न में बारंबारताओं का योग क्या दिया गया था, 100। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि भाई 76 प्लस एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 100 के बराबर है। चूंकि क्या दिया गया है प्रश्न में दिया गया था n बराबर 100, और n का मान हमारा कितना आया है, 76 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमने बारंबारताओं को जोड़ा है और संचयी बारंबारता का ये अंतिम पद है। तो ये मान हो जाएगा 100 के बराबर। इसका मतलब दोनों जो अज्ञात बारंबारताएं x और y है, इनका योग किसके बराबर होगा भाई, 100 माइनस 76 अर्थात x प्लस वाई बराबर 24 के होगा। ये समीकरण हमारा पहला हुआ भाई, ठीक है, ये समीकरण 1। तो मुझे ये पता तो लग गया भाई कि दोनों जो अज्ञात बारंबारताएं हैं उनका योग कितने के बराबर है, 24 के। अब देखिए एक चीज और पता लग गया,
क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है। क्या दिया गया है भाई कि इस प्रश्न में जो आंकड़े दिए गए हैं उनकी माध्यका 525 है, अर्थात चूंकि माध्यक कितना है 525, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माध्यक वर्ग है वो ये होगा, ये होगा ना भाई, क्योंकि 525 500 से ज्यादा है, 600 से कम है, तो माध्यक वर्ग की पता लग गया। इसलिए मीडियन जो ग्रुप है, माध्यक या माध्यिका का जो वर्ग है वो पता लग गया हमें कि वो 500 से 600 के बीच में है। ठीक है भाई। अब क्या करें, सूत्र लगाइए, और क्या है। तो देखिए सूत्र क्या है, सूत्र हमारे पास है माध्यिका का कि m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू H, यही है ना। अब m का मान कितना दिया गया है 525 दिया गया है ना, बराबर l का मतलब जो माध्यक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। अब मीडियन ग्रुप कौन सा है 500 से 600 वाला, तो इसकी जो निम्न सीमा है वो 500 है, उच्च सीमा वो 600 है, तो l का मान लोअर लिमिट अर्थात 500 लिखेंगे यहां, प्लस ny2 अभी निकाला था, ny2 कितना है भाई ny2 कितना है 50। अब आप कहेंगे सर n तो 76 प्लस x प्लस y, अरे ऊपर दिया गया है बारंबारताओं का योग कितना है 100, इसलिए ny2 के स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा 50 माइनस CF का मतलब क्या होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब माध्यक वर्ग ये है, इससे ठीक पहला वर्ग ये है, तो इसकी संचयी बारंबारता क्या है 36 माइनस x। तो देखिए -36 माइनस x, क्योंकि 36 प्लस x है तो -36 माइनस, ठीक है हो जाएगा ना, बटे f का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, और माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20 इंटू h अर्थात वर्ग अंतराल कितना है 100। देखिए 500 600 700 100 का अंतर आ रहा है, तो देखिए 500 को इधर ले आइए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 525 माइनस 500, चलिए मैं नीचे लिख देता हूं यार, यहां लिख देता हूं जिससे ज्यादा हो। तो देखिए कैसे लिख सकता हूं 525 माइनस 500 बराबर 50 में से 36 जाएंगे 14, ठीक है, ये 500 तो इधर आएंगे, तो 14 माइनस x और 20 से इसको काट देता हूं 5 बार, तो इसमें गुणा कितने को हो जाएगा 5 का। तो देखिए सरल कीजिए, ये 25 बचे भाई बराबर 14 माइनस x गुणा 5, तो मैं क्या निकाल सकता हूं 5 को बटे के रूप में ले आइए, तो 25 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस x, ऐसे ही हो जाएगा ना। अर्थात मैं कैसे कह सकता हूं कि 5 बराबर 14 माइनस x को इधर ले आइए 5 को उधर कर दीजिए, तो x का मान हो जाएगा 14 माइनस 5 बराबर 9। इसका मतलब जो अज्ञात बारंबारता पहली थी उसका मान कितना आ गया 9, अब दोनों का योग कितना है 24, इसलिए समीकरण 1 से y बराबर क्या लिख सकता हूं 24 माइनस 9 बराबर 16, इसलिए अज्ञात बारंबारता x बराबर 9 और y बराबर 16, और यही हमारा क्या है आंसर है भाई। आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या था, 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में दी गई थी। अब चूंकि इसके जो वर्ग अंतराल थे 118 126 फिर 127, यहां एक अंक की है ना अंतर है, तो सतत नहीं है, तो देखिए ऐसे जो वर्ग हैं उनको सतत बनाने का तरीका क्या है कि कितने का अंतर है उसका आधा, देखिए अब दोनों में अंतर कितने का है 1 का, तो देखिए जो निम्न सीमा है 118, इसमें आधा घटाएंगे निम्न सीमा से आधा,
और 126 जो उच्च सीमा है उसमें जोड़ेंगे। इसी तरह 127 में से 0.5 अर्थात आधा घटाएंगे और 135 में आधा जोड़ेंगे। इससे सतत हो जाएगा। जैसे 2 का अंतर होता मान लीजिए, तो 2 का आधा 1 उच्च सीमा में घटाते, ठीक है, और निम्न सीमा में घटाते, उच्च सीमा में जोड़ते। ठीक है, तो अब देखिए इसको सरल कैसे करेंगे, इसकी भी मैं सारणी बना लेता हूं। तो देखिए यहां मैंने लिख दिया है ना, देखिए यहां कितना है, देखिए आप 118 है, तो 118 को मैं क्या लिखूंगा, आधा घटाऊंगा तो 117.5 और इसको क्या लिख दूंगा 126.5। इसी तरह फिर इस वर्ग में 127 से 0.5 घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 126.5 और इसमें जोड़ूंगा तो 135.5। इसी तरह अगले में आधा घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 135.5, तो यहां भी 135.5 और यहां भी 135.5 और इसमें जोड़ूंगा तो इसको मैं लिख लेता हूं। फिर लास्ट वाले में क्या लिखूंगा, मतलब आधा घटाऊंगा 171.5 और इसमें क्या लिखूंगा 180.5। तो देखिए ये चीज मैंने यहां लिख दी है। देखिए 117.5, 126.5, फिर 126.5, 13.5 और इनकी बारंबारताएं मैंने लिख दी हैं। अब जैसे ये वर्ग होता, मान लीजिए मैं एक उदाहरण और लेता हूं, अगर ये होता वर्ग, मान लीजिए कि 10 से 18, फिर 20 से 28, फिर 30 से 38, इसको कैसे सतत बनाते भाई, कैसे बनाते। अब देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 का आधा 1, तो यहां 1 घटाएंगे तो 9, ठीक है, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 से हो गया 19, फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो ये हो जाता 19 से और इसमें 1 जोड़ेंगे 29, सॉरी, और इसी तरह इसमें से 1 घटाते, निम्न सीमा में अंतर का आधा घटाते हैं, उच्च सीमा में अंतर का आधा जोड़ते हैं, तो देखिए ये हो जाता 29 और इसको कैसे कर देते 39, तो बन गया ना सतत। 9 से 19, 19 से 29, 29 से 39, तो ऐसे इसको सरल कर देते भाई। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब उसी तरह भाई अब चूंकि मुझे माध्य का निकालनी है तो CF निकालिए, तो CF कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3 के 3 आ जाएंगे, फिर Z ऐसे और फिर इसको Z बनाते चले जाइए 8, फिर 8 में 9 जोड़ेंगे 17 में फिर इसी तरह देखिए Z बना और ये Z बना, 17 में 12 जोड़ेंगे तो 29 में 5 जोड़िए 34 में 4 जोड़िए 38 में 2 जोड़िए 40, तो अंतिम पद n बराबर क्या आ गया 40। ठीक है, अब क्या करके देखते हैं भाई, n/2 अर्थात 40/2 बराबर 20। अब 20 से क्या देखेंगे, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 29, ठीक है, और 29 के संगत वर्ग कौन सा है, ये, तो ये हो गया माध्यक वर्ग 29 है, अतः माध्यक वर्ग, इससे पता लग गया माध्यक वर्ग कौन सा है हमारा भाई 144.5 से 153.5। ठीक है भाई, ये हमारा माध्यक वर्ग आ गया। अब सूत्र लगाएंगे और सूत्र क्या है हमारा भाई, m बराबर L प्लस अभी बताया ना था n/2 माइनस CF/F और इंटू H। m क्या होती है भाई, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और माध्यक वर्ग ये है तो इसकी निम्न सीमा क्या है 144.5 प्लस कोष्टक लगा लीजिए n/2 अभी निकाला था हमने, कितना था 20, तो देखिए 20, ठीक है, माइनस CF का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग ये है, इससे ठीक पहला वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है 17, तो 17/F माध्यक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप वो कितनी है 12 इंटू, अब H का मतलब हाइट का मतलब वर्ग अंतराल, तो देखिए वर्ग अंतराल कितना है 117.5, 126.5, 9 का अंतर है ना, और फिर यहां देखिए
135.5 तो गुणा 9। ठीक है, तो देखिए सरल कीजिए 144.5 प्लस 20 में 17 गए, कितने बचे भाई 3/12 गुणा 9 तो 3 चौका 12। ठीक है भाई, तो 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग देंगे तो देखिए 4 दूनी 8, 4 एकन फिर कितना बचा 1 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है भाई, तो इसको जोड़ दीजिए आप और करके देख लेना, तो ये हो जाएंगे भाई 140.75 mm। ठीक है, तो जो पत्तियां थी उनकी माध्यक लंबाई कितनी हो गई 140.75 mm। आप कैलकुलेशन दोबारा से करके देख लेना, कहीं त्रुटि हो सकती है। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि ये सवाल सर बहुलक का भी तो पूछ सकता था। बिल्कुल, बहुलक को भी ऐसे ही निकालते। पहले जैसे ये सवाल था ना, सवाल को देख लीजिए ध्यान से, ये सवाल है माध्यक लंबाई की जगह ये पूछ सकता था कि इसका सर बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो बहुलक भी हम ऐसे ही निकालते। पहले जो ये वर्ग असतत है ना, इनको सतत बनाते उसी तरह से, और फिर बहुलक निकालते। बहुलक कैसे निकालते भाई, चलिए बहुलक निकाल के बता देता हूं। इसमें देखिए, बहुलक में CF की जरूरत नहीं पड़ती ना। जब CF की नहीं जरूरत पड़ती तो केवल क्या देखते, सर्वाधिक बारंबारता देखते। सर्वाधिक बारंबारता कितनी है 12। तो देखिए बहुलक कैसे निकालते, चलिए मैं दूसरे कलर से बता देता हूं। चलिए ये कलर देख लेते हैं, बहुलक। इसका बहुलक कैसे निकालते, तो कैसे लिखते, यहां सर्वाधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता देखते भाई, सर्वाधिक बारंबारता। इसको देख, केवल F वाले इसको देखिए, CF की जरूरत ही नहीं पड़ती उसमें, केवल ये बनाते, मतलब केवल कुछ नहीं करते, यहां तक ये ही रहता बस। प्रश्न में जो दिया गया है, केवल आपको सतत वर्ग अंतराल बनाना पड़ता। तो सर्वाधिक बारंबारता कितनी है 12 है, तो ठीक है, अतः बहुलक वर्ग, सीधे सीधे क्या लिखते, अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो जाता, 144.5 से 153.5, 144.5 से 153.5 हो जाता। ठीक है भाई, तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाता। ठीक है, अब बहुलक का सूत्र लगा लेते। बहुलक बराबर, बहुलक को हम, क्या हो गया भाई, चलिए बहुलक को सामान्यतः हम Z से व्यक्त करते हैं, सूत्र लगा देते भाई L प्लस। अब देखिए इसमें बहुत सरल बात होती है, इसको F1 मान लेते हैं सर्वाधिक बारंबारता को, इससे पहले वाले को F0 और नीचे वाले को F2। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाता, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, अर्थात सर्वाधिक बारंबारता का दुगना, और इसमें से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को घटाएंगे और ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को घटाएंगे और वर्ग अंतराल का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे भाई। तो L का मतलब वही बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है भाई 144.5, तो 144.5 प्लस, अब F1 कितना है 12 माइनस F0, अर्थात ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है 9। अब देखिए 2F1 अर्थात इसका दुगना, तो 24 हो जाएगा F1 का दुगना, माइनस F0 क्या है 9, माइनस F1 नहीं F2, सॉरी ये F1 नहीं है, ये क्या है F2, तो F2 कितनी है 5 और गुणा H, ये हो जाती भाई। तो देखिए 144.5 प्लस 12 से 9 गया तो कितने बचे 3/24 से गए 14 बचे 10 गुणा H कितनी है 9। ठीक है, तो अब इसको सरल कर लीजिए भाई, तो 144.5 प्लस 9 तिया 27, 27/10, तो इसका मतलब 144.5 प्लस 2.7 जोड़ दीजिए
2 7 147.2 ये इसका हो जाता बहुलक। ठीक है भाई, बहुलक ऐसे निकालते। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं 21वां सवाल। ठीक भाई, देखिए 21वां सवाल क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। और इसमें अथवा वाला प्रश्न क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो वर्षों में होती है, सीधी सी बात है, का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। मतलब आज से 3 वर्ष पहले वाली आयु का व्युत्क्रम और आज से 5 वर्ष बाद वाली जो आयु होगी उसका व्युत्क्रम, और इन दोनों व्युत्क्रमों का योग करें तो वो 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु अर्थात रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, चलिए करके बताता हूं मैं आपको। तो देखिए समकोण त्रिभुज है भाई, तो मैं पहले समकोण त्रिभुज बना लेता हूं और कलर भी चेंज कर लेता हूं। चलिए तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई। यार अच्छा नहीं बना, चलिए दूसरी। अरे यार ये क्या बना दिया भाई इसने। ठीक है भाई, एक समकोण त्रिभुज बना दिया ए बी सी। अब इसमें देखिए कर्ण 13 दिया गया है। ठीक है भाई, और क्या कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मैं आधार को x मान लूं, ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर तो x सेंटीमीटर मान लूं, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो ऊंचाई हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो मैं चलो सवाल को कैसे करूंगा कि माना समकोण त्रिभुज, आपको लिखना है भाई समकोण त्रिभुज ए बी सी का आधार बी सी बराबर x सेंटीमीटर, तब प्रश्नानुसार ए बी अर्थात ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x - 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर किसके होगा, ए सी का वर्ग। अब मान रख दीजिए ए बी का वर्ग, इसका मतलब x - 7 का वर्ग अर्थात लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो x - 7 का वर्ग और बी सी कितना है, x का वर्ग बराबर ए सी अर्थात 13 का वर्ग। तो अब इसको सरल करें भाई, x - 7 का होल स्क्वायर बोलिए। x - 7 का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग अर्थात x स्क्वायर, बीच में x और 7 के गुणा का दुगना चिन्ह माइनस वाला, तो माइनस का 14x, फिर प्लस 7 का वर्ग 49 प्लस x स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169। यही है बात भाई, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 को इधर ले आइए और बराबर 0 कर दीजिए। तो देखिए भाई 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो ये कितने बचे, -120 और बराबर 0। 120 बचे ना भाई, 2 को कॉमन निकाल दीजिए भाई, या x स्क्वायर 2 को कॉमन निकाल, क्योंकि बराबर 0 है तो कॉमन निकाल सकते हैं जितना निकाल सकते हैं, ना निकालें तब भी बात वही है। तो x स्क्वायर -7x - 60 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, 60 के ऐसे 2 भाग करने हैं जिन्हें जोड़े या घटाएं 7 आ जाए माइनस के, तो 12 पंजे 60। ठीक है भाई, तो देखिए x स्क्वायर -12x प्लस 5x 12, ठीक है, और 5 हो गए माइनस के 12, क्योंकि बड़ी संख्या को वही चिन्ह रखते हैं जो यहां बीच में लगाया है। क्योंकि बीच में माइनस का है तो बड़ी संख्या 12 और 5 में
12 है तो 12 माइनस का होगा, 5 प्लस का होगा, -60 बराबर 0। दो दो के जोड़ा बनाइए, पहली में कॉमन x है तो x माइनस 12, यहाँ कॉमन 5 है तो x माइनस 12 बराबर 0, या मैं क्या कह सकता हूं x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए भाई पहला केस, स्थिति एक क्या है कि यदि x माइनस 12 बराबर 0 है तब x बराबर क्या होगी 12 सेंटीमीटर, अर्थात x क्या माना था मैंने, आधार, तो आधार 12 और ऊंचाई क्या हो जाएगी 12 माइनस 7 अर्थात 5, ठीक है। अतः आधार BC बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई AB 12 माइनस 7 अर्थात 5 सेंटीमीटर, और कर्ण दिया गया है AC और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं सर दूसरा विकल्प भी तो है, हाँ दूसरी स्थिति का है कि भाई यदि x प्लस 5 बराबर 0 है तब x बराबर क्या होगा -5। अब x क्या है आधार, तो क्या आधार ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता, अतः यह स्वीकार्य नहीं है, अर्थात ये नॉट एक्सेप्टेबल है, अग्राह्य है। चूंकि त्रिभुज की भुजा या आधार ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः यह अग्राह्य है या स्वीकार्य नहीं है, तो ये उत्तर ये ही माना जाएगा। तो हो गया ना सवाल। अब देखिए दूसरे प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न क्या है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतक्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्यतक्रम करें तो 1/3 आ जाता है योग करके, ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु याद करनी है, तो मैं मान लेता हूं भाई, चलिए यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं इस वाले सवाल को हल करने के लिए। अब तो देखिए अथवा वाला सवाल है भाई, ये अथवा वाला सवाल। अब मान लेते हैं ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं भाई कि जिस व्यक्ति की आयु की बात कर रहे हैं उसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितनी है भाई, x वर्ष है। तो सीधी सी बात है, अब देखिए प्रश्न में पढ़िए कितने कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतक्रम करें और अब से 5 वर्ष बाद वाली आयु का व्यतक्रम करें और इनको जोड़ें तो योग 1/3 होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या रही होगी, x माइनस 3 वर्ष, क्योंकि वर्तमान में x वर्ष का है, इस समय जैसे 12 वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले 9 वर्ष का था, तथा 5 वर्ष बाद रहमान बाद में अर्थात जुड़ जाएगी आयु, रहमान की आयु x प्लस 5 वर्ष होगी, यही बात होगी ना भाई। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि अब प्रश्नानुसार समीकरण आप लिखेंगे कि प्रश्नानुसार समीकरण कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्यतक्रम करें, विलोमानुपात करें, तो x माइनस 3 का व्यतक्रम क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस 5 वर्ष बाद वर्ष की जो आयु है उसका व्यतक्रम कीजिए, अर्थात x प्लस 5 का व्यतक्रम कीजिए 1/x प्लस 5, और इन दोनों का योग अर्थात दोनों जो आयु है 3 वर्ष पूर्व की आयु के व्यतक्रम और 5 वर्ष बाद की आयु का जो व्यतक्रम है इन का योग है उसने दे रखा है 1/3, ठीक है भाई 1/3, 1/3 है ना 1/3, ठीक है भाई। अब इसको सरल कीजिए। अब इसको सरल करने का तरीका क्या है, लघुत्तम ले लीजिए, या तो पूरे का लघुत्तम एक साथ ले लीजिए या लेफ्ट हैंड साइड का अलग ले लीजिए भाई।
तो पूरे का ही लघुत्तम ले लें तो लघुत्तम क्या होगा 3x-3 और x+5। इस लघुत्तम का प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए। ठीक है भाई, तो लघुत्तम 3 इंटू x-3 और x+5 का प्रत्येक पद में गुणा करने पर, प्रत्येक पद में गुणा करने पर कर दीजिए भाई। तो देखिए 1/x-3 में गुणा करेंगे 3 इंटू x-3 और x+5 का। इसी तरह प्लस 1/x+5 में गुणा करेंगे 3 इंटू x-3 और x+5 का। इसी तरह 1/3 में गुणा करेंगे 3 इंटू x-3 और x+5 का। तो देखिए x-3 से x-3 कट जाएगा, यहाँ x+5 से x+5 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा भाई 3 इंटू x+5 तो गुणा कर दीजिए 3x+15, यहां से तो ये बचा प्लस। अब यहां आ जाइए 3x-9 यहां से बचा भाई 3x-9 यहां से बचा बराबर। यहां x-3 और x+5 का गुणा कीजिए तो देखिए x का गुणा x से करें x², फिर x का गुणा 5x से तो प्लस के 5x, फिर -3 का गुणा x से तो माइनस का 3x, फिर -3 का गुणा 5 से करेंगे तो माइनस के 15। ठीक है भाई, अब तो देखिए सबको पक्षांतरण करके एक साइड में ले जाइए, उधर की साइड राइट हैंड साइड को ले जाएं तो कितना हो जाएगा भाई देखिए, और इसको मैं इधर लिख रहा हूं तो x² 5x -3x 2x बचे, 2x में से ये 6x और इधर आ जाएंगे तो देखिए ये माइनस के होंगे तो माइनस के कितने 4x बचेंगे भाई। अब देखिए माइनस के 15 यहां हैं और ये माइनस के 15 इधर को जाएंगे तो माइनस के 30 और प्लस के 9 तो माइनस के 21 और बराबर 0। ये हो गया भाई। अब इसको सरल कीजिए, 21 के ऐसे खंड जिनका योग या जोड़ घटाने पर -4 आता हो तो 7 × 21, तो इसको सरल करेंगे भाई x² माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस के 21 बराबर 0। तो देखिए तो x कॉमन x -7 और यहां से 3 कॉमन x -7 बराबर 0। तो इसका मतलब x -7 और x + 3 बराबर 0। अब देखिए यहां भाई दो कोष्टक का योग गुणनफल 0 के बराबर, इसका मतलब या तो ये कोष्टक 0 के बराबर या एक ये x + 3 0 के बराबर है। तो पहली स्थिति क्या है कि यदि x -7 बराबर 0 है तब x बराबर 7। इसका मतलब मैंने क्या माना था, रहमान की वर्तमान आयु को x माना था, तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी आई 7 वर्ष। ठीक है भाई, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष और यही हमारा क्या है आंसर है। अब आप कहेंगे सर दूसरा क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे ऑप्शन से x + 3 बराबर 0 है तब x बराबर -3। क्या किसी की आयु ऋणात्मक हो सकती है, तो कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती अतः यह अग्राह्य है, तो यह स्वीकार्य नहीं है। या तो अग्राह्य लिखिए या यह स्वीकार्य नहीं है, एक ही बात है भाई। ठीक है, अब इसको देखिए क्या 7 हमारा आंसर सही है। तो देखिए यहां आ जाइए कि 3 वर्ष पहले की आयु, तो 3 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष, तो 4 का व्युत्क्रम कीजिए प्लस 5 वर्ष बाद की आयु 7 है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 12, इसका व्युत्क्रम कीजिए और जोड़िए, क्या ये 1/3 आता है, लघुत्तम कितना आ गया 12, तो ये 3 + 1 तो 4/12 बराबर 1/3 आ गया भाई। ये तो इसका मतलब उत्तर हमारा सही है, कोई चेकिंग करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है,
अब चलते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न पर, क्योंकि आपको पता है इस साल आपको मिलने वाले 22 क्वेश्चंस। छोटी संख्या नहीं है, ये गणित का पेपर है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों को भी हल करके देखना पड़ेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। समय बर्बाद नहीं करना है किसी भी प्रश्न पर। जो नहीं आता है उसको पीछे की ओर छोड़ दीजिए और ध्यान रखें, एक खंड के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करने का प्रयास करें, जिससे अंकन में कोई त्रुटि ना हो जाए। ठीक है, जैसे ए सेक्शन वाले प्रश्नों को एक साथ कीजिए, फिर बी सेक्शन वालों को, फिर सी सेक्शन वालों को, या डी। अगर आपको करना है तो पहले डी वालों को कर दीजिए, क्योंकि भाई डी वाले अधिक मूल्य के हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 4 अंक का है। तो चलिए अगले और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध करना है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, और अथवा में ये सर्वसमका का प्रयोग करके दोनों प्रश्नों को बड़े ध्यान से मैंने सोचा समझा फिर रखा। हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न आपको मिल जाए। तो देखिए सवाल को कैसे करेंगे, पहले जो सिद्ध करना है उसके बाएं पक्ष को लिखिए, फिर प्रश्न को हल करना शुरू कीजिए। तो देखिए लिखेंगे LHS लिख दीजिए, चाहे बायां पक्ष लिख दीजिए, एक ही बात है। सवाल का बायां पक्ष क्या है भाई? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसका हमें ये लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलिए होल स्क्वायर कीजिए शुरू। तो देखिए भाई साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बीच में गुणा का दुगुना, तो दुगुना कीजिए 2 इंटू साइन ए कोसेक ए प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कोसेक स्क्वायर ए। हो गया वर्ग। अब यहां आ जाइए, कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर ए, बीच में गुणा का दुगना 2 कॉस ए सेक ए प्लस दूसरी का वर्ग अर्थात सेक स्क्वायर ए। अब ये सवाल ऐसा है, इसमें सभी तीनों सर्वसमकाओं का प्रयोग किया गया है और आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों का भी पूरी तरह से प्रयोग किया गया है। पहली सर्वसमका अर्थात जो सूत्र है या हम जानते हैं, पहला सूत्र क्या था कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक होता है। दूसरा क्या था कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और तीसरा क्या था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। अर्थात तीनों का हम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आपने देखा था लाल बटे कक्का से कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक, और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक। ठीक है, अर्थात जहां कोसेक लिखा होता है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1/sin ए, और इसी तरह कॉस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1/sec ए। कहने का मतलब है साइन ए और कोसेक ए का गुणा करेंगे तो 1 आता है, इसी तरह कॉस ए और सेक ए का गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा? 1। तो इन तीनों सूत्रों का प्रयोग कीजिए भाई। अब देखिए कीजिए, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे सरलता रहे। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, पहली सर्वसमका लिख दिया मैंने क्या? 1 प्लस, यहां आ जाइए साइन ए और कोसेक ए का गुणा, साइन ए और कोसेक ए का गुणा कितना होता है? 1, तो 2 गुणा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र लिख दीजिए सर्वसमका नंबर 3। कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूंगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक भाई, बढ़िए आगे। कॉस स्क्वायर ए का तो प्रयोग हो गया, प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। कॉस ए और सेक ए का गुणा क्या होता है? 1, इसलिए 2 इंटू 1। अब आ जाइए यहां प्लस सेक स्क्वायर ए, दूसरी सर्वसमका सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह लिख रहा हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
जोड़िए बंधु सबको, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, तो कितने हो गए भाई 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। और देखना भाई ये आ गया, अरे यार मैं क्या कर दिया, अरे अरे ये, तो देखना भाई क्या यही लाना था ना, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट, ये सवाल में मैंने गलत लिख दिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, ये कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। ये सवाल क्या है, कॉट स्क्वायर ए, इसको ऐसे पढ़ना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसमें त्रुटि है भाई सवाल में, ठीक है, इसको सही कर लेना। तो यही हमारी RHS है, बराबर RHS हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, ठीक भाई। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पर, और मैं अब खींच देता हूं लाइन, ठीक है। अब अथवा वाला प्रश्न देखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो देखिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए, अरे भाई क्या हो गया, इसको हटा देते हैं, चलिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर, यही है ना, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, चलिए ठीक है, बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए आपने त्रिकोणमिति में सवालों को हल करने की सबसे अच्छी विधि क्या पढ़ी है कि भाई संख्याओं को जो त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए उनको साइन और कॉस में बदल दीजिए। पर यहां तो सारी संख्या ही लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस में, तब क्या करें, और ऊपर से ये और लिखा हुआ है कि सर्वसमका का प्रयोग करें। अब सर्वसमका का प्रयोग तभी हम कर पाएंगे जब लेफ्ट हैंड साइड की संख्या टेन में या कॉट में हो या कोसेक में हो या सेक में हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और बदलने कैसे कि लेफ्ट हैंड साइड के प्रत्येक पद में साइन या कॉस का भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बाएं पक्ष को एज इट इज लिखता हूं, क्योंकि यही सही तरीका है, पहले लिखते हैं। तो पहले मैं बाएं पक्ष को लिखता हूं भाई, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब प्रत्येक पद में, इसके प्रत्येक पद में साइन ए का भाग दे देता हूं, प्रत्येक पद में देना पड़ेगा। तो देखिए पहला पद है कॉस ए, तो देखिए कॉस ए में भाग देंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉस ए बटे कॉस, सॉरी कैसे लिखेंगे, कॉस ए बटे प्रत्येक पद में किसका भाग दे रहे हैं, साइन ए का। अब अगला पद है माइनस साइन ए, तो देखिए साइन ए में भी साइन ए का भाग देंगे। अगला पद क्या है, एक, तो एक प्लस एक में भी किसका भाग देंगे, साइन ए का। ये तो अंश में भाग दिए, बटे अब हर के प्रत्येक पद में भी साइन ए का भाग देंगे। प्रत्येक पद का मतलब प्रत्येक पद, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो। तो कॉस ए में भी साइन ए का भाग प्लस साइन ए है तो साइन ए बटे साइन ए। अब क्या है माइनस एक, तो एक बटे साइन ए। अब आप जानते हैं कि कॉस बटे साइन ए अर्थात कॉस और साइन का अनुपात क्या कहलाता है, कॉट, क्योंकि टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए बटे साइन ए, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कॉट ए माइनस साइन ए बटे साइन ए अर्थात एक, प्लस 1 अपॉन साइन ए अर्थात साइन ए का व्युत्क्रम लाल बटे कक्का से देखिए क्या होता है, कोसेक, बटे अब कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए, साइन ए बटे साइन ए प्लस एक, और माइनस एक बटे साइन ए मतलब कोसेक ए। अब देखिए कॉट और कोसेक को एक साथ लिखिए, क्या लिख देंगे भाई,
कॉट ए प्लस कोसेक ए, और जो ये -1 था इसको आगे लिख देता हूं बटे, इसी तरह यहां कॉट ए प्लस 1, सॉरी अरे क्या, ठीक है भाई, कॉट ए और माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब देखिए जो तीसरी सर्वसम का है, सर्वसम का तीसरी सर्वसम का क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। उसमें एक के स्थान पर क्या रखना है, एक के स्थान पर, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए को इधर भेज दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दीजिए एक की जगह पर, ठीक है भाई। इसको रखिए, चलिए रखिए, तो क्या हो जाएगा भाई, कॉट ए प्लस कोसेक ए और -1 के स्थान पर रख रहा हूं मैं, देखिए क्या, इसको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे, हर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप, एज इट इज रख दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए और +1। अब देखिए अंश में देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। लाइट चली गई है भाई तो अंधेरे से मैं कर रहा हूं मैं, तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दो संख्याओं पे वर्ग है, बीच में ऋण का चिन्ह, तो एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, किसको, कोसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को। तो देखिए कैसे लिख सकता हूं भाई मैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, तो देखिए पहले कोष्टक में कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे कोष्टक में कोसेक ए माइनस कॉट ए, और कोष्टक बंद बटे, हर की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए और +1। अब देखिए ऊपर कॉमन क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसको आप कॉमन ले दीजिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, मैंने कॉमन ले दिया भाई। तो देखिए यहां से बचेगा 1, क्योंकि पूरा कोष्टक का कोष्टक क्या आ रहा है, कॉमन, ठीक है भाई। अब फिर यहां से बचेगा माइनस, ये कोष्टक तो कॉमन आ ही गया, ये कोष्टक बचेगा, तो कोष्टक लगा दीजिए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोष्टक बंद बटे, नीचे की संख्या को एज इट इज लिख दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए और +1। अब देखिए भाई कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब इसको सरल कर दीजिए, एक माइनस कोष्टक से पहले तो अंदर वाली संख्या का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉट ए की जगह क्या आ जाएगा, प्लस कॉट ए बटे, नीचे वाली संख्या को तो हम शुरू से ही ऐसे ही लिख रहे हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए और +1। अब देखिए इस कोष्टक को इस कोष्टक के साथ मिलाइए, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, एक ही संख्या है ना, तो ये पूरा कोष्टक इस कोष्टक से कट जाएगा, क्या रह जाएगा भाई, ये रह जाएगा पहला, अर्थात कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये रह जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए आरएचएस में क्या है भाई, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये बात हमें सिद्ध करनी थी, तो यही हमारा क्या है, आरएचएस, ठीक है। इसको और भी बढ़ा सकता था, कैसे कि कोसेक ए की जगह हम क्या लिख सकते थे, 1/sin ए, और कॉट ए की जगह क्या लिख सकते थे हम, कॉस ए बटे साइन ए, अर्थात इसको कैसे लिख सकता था, 1 + कॉस ए बटे साइन ए, ये भी सिद्ध करवा सकता था, ठीक है भाई। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। आशा है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। भूलना मत, मैं इसका अंग्रेजी में वर्जन भी लेकर आ रहा हूं, जल्दी ही लेके आऊंगा भाई, 100% आप विश्वास रखें। और देखिए मेरे हाथ में इससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और उधर को लाइट है
इन्वर्टर की, पर एक ही है। चूंकि मैं उससे दूर बैठा हूं इसलिए चेहरे पर लाइट नहीं आ रही। तो आशा है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसा ही एक दो वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें मैं एक नए मॉडल पेपर के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। और हाँ, अंग्रेजी वाले भी निराश ना हो, मैंने पूरा पेपर तैयार कर लिया है और जल्दी ही मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पेपर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप हिंदी मीडियम का ये पेपर देख लें, क्योंकि गणित में भाषा का इतना कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, लैंग्वेज का कोई इतना असर आप लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम सब हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश में आप लिख ही लेंगे। तो अगले वीडियो तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर। तब तक, कब तक, अगले वीडियो तक। धन्यवाद, नमस्कार।